सुखी भाई के ऑर्डर देने के बाद ईगल गैंग के सदस्यों ने सिद्धार्थ को मारना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ को अपनी मार से ज्यादा चिंता कृतिका की सेफ्टी को लेकर हो रही थी, क्योंकि सुखी की हवस से भरी हुई नजरें कृतिका के बदन पर जा टिकी थी और उसने कृतिका को अपने प्राइवेट रूम में लेकर आने का ऑर्डर दे दिया था। उसका ऑर्डर पाकर ईगल गैंग के सदस्यों ने कृतिका के हाथ पांव खोलना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कृतिका के हाथ पांव खोल दिए थे और सुखी के रूम की तरफ ले जाने के लिए एक ही कदम आगे बढ़े थे कि तभी एक फायर की आवाज हुई, धाए। और जो आदमी कृतिका को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा था, गोली आकर सीधा उसके सिर के पीछे घुस गई थी और वो वहीं ढेर हो गया था। वो हवेली जो ईगल गैंग के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, जहां पर ईगल गैंग के मेंबर बड़ी से बड़ी डील करते थे, जहां पर उनके द्वारा अलग अलग देशों से तस्करी करके लाए गए जानवर रखे जाते थे, जहां के किले को भेदना किसी भी एजेंसी के लिए अभेद था, वहां पर ईगल गैंग के मेंबर पर गोली चलना बहुत बड़ी बात थी। अपने साथी के अचानक से मारे जाने के बाद ईगल गैंग के मेंबर सख्ते में आ गए थे। पूरी हवेली की लाइट्स को ऑन कर दिया गया था और ईगल गैंग के मेंबर्स ने अपनी गन निकाल ली थी। लेकिन तभी अचानक से गोलियों की बरसात होने लगी और ईगल गैंग के मेंबर्स की खोपड़ियां खुलने लगी थी। ये गोलियां वही 10 लोग चला रहे थे जो भी थोड़ी देर पहले कार से उतरकर आगे बढ़े थे। वो लोग एसटीएस के सदस्य थे और वो यहाँ पर भीम सिंह के इनपुट देने के बाद आए थे। कुछ देर पहले जब भीम सिंह सिद्धार्थ को ढूंढने में नाकाम रहा, तो उसने मजबूरी में आकर अपने चीफ को इत्तला कर दिया था, क्योंकि पेमा भी वहीं था और सिद्धार्थ भी वहीं था। उनके चीफ वही थे जो पेमा को ईटानगर के बस अड्डे पर मिले थे, जहां पर अमन ने उन्हें देख लिया था। उनका नाम राकेश अस्थाना था। राकेश अस्थाना ने ही पेमा को रिया माथुर के पीछे किसी खास मिशन के तहत लगाया था, जो सिर्फ पेमा और राकेश जानते थे। लेकिन पेमा को जब रिया माथुर की जांच करने के बाद कुछ नहीं मिला, तो उसे एजेंसी में वापस बुला लिया गया था। पेमा सिद्धार्थ और रिया माथुर को अचानक से छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बहाने तलाशने लगा था। इसी बीच इत्तेफाक से जगत प्रसाद माथुर को हार्ट अटैक आ गया था और उसके बाद हॉस्पिटल के ऊपर हुए आतंकी हमले के बाद पेमा को वहां से जाने का रास्ता मिल गया था। पेमा जिस दिन सिद्धार्थ से ये बोलकर निकला था कि वो दूसरी सिटी में जा रहा है, ठीक उसी दिन उसे रॉबर्ट की लोकेशन मिल गई थी कि वो राजस्थान जा रहा है। रॉबर्ट विक्रम को पकड़ने के लिए राजस्थान जा रहा था और रॉबर्ट को विक्रम की लोकेशन रानी के द्वारा दी गई एक गलती की वजह से मिली थी। हुआ ये था कि जब रानी विक्रम के दोस्त के पास हिसार में रह रही थी, तो उसने अपनी माँ से बात करने के लिए विक्रम के दोस्त की माँ के नंबर से अपने गांव के एक आदमी के नंबर पर फोन किया था और चुपके से घर जाकर बात कराने को कहा था। लेकिन ये रानी की खराब किस्मत थी या कुछ और, कि रानी के घर के बाहर पहरा दे रहे सिंडिकेट के आदमियों ने उस आदमी को रानी के घर में चुपके से घुसते हुए देख लिया था। और फिर जब वो आदमी रानी की माँ से रानी की बात कराकर बाहर निकल रहा था, उसे सिंडिकेट के आदमियों के द्वारा उठा लिया गया था और वहां से सिंडिकेट को रानी का एड्रेस मिल गया था। रानी का एड्रेस मिलने के बाद जब सिंडिकेट के आदमी वहां पहुंचे, तब तक रानी और विक्रम हिसार से गायब हो चुके थे। विक्रम के दोस्त को सिंडिकेट के आदमियों ने टॉर्चर करके ये तो पता कर लिया था कि रानी और विक्रम दोनों जयपुर गए हैं, लेकिन जयपुर में एग्जैक्टली वो कहाँ है, इस बात की जानकारी विक्रम के दोस्त को भी नहीं थी। रॉबर्ट ने अपने आदमियों को विक्रम और रानी को ढूंढने के काम पर लगा दिया था। वो शायद रानी और विक्रम को कभी ना ढूंढ पाते, लेकिन जब रॉबर्ट ने टीवी पर जिग्नेश के मर्डर से संबंधित बात देखी और उसकी बॉडी को काटे जाने का पैटर्न देखा, तो वो झट से पहचान गया कि हो ना हो ये हत्या विक्रम और रानी ने ही की है। रॉबर्ट विक्रम और रानी को ढूंढते ढूंढते उसके ऊपर इतना खींच चुका था कि उसने खुद राजस्थान जाने का निर्णय ले लिया था। लेकिन यहाँ उससे भी एक गलती हो गई थी। दिल्ली के एक पब में हुए डबल मर्डर जिसे रॉबर्ट ने किया था, वहां से पुलिस को एक सुराग मिल गया था और उसके हत्थे रॉबर्ट का स्केच चढ़ गया था। वो स्केच जब पेमा उर्फ अजय प्रताप सिंह के पास पहुंचा, तो उसने रॉबर्ट को झट से पहचान लिया था, क्योंकि वो रॉबर्ट से एयरपोर्ट के बाहर मिल चुका था जब वो रिया और अमन को राजस्थान जाने के लिए छोड़ने गया था। रॉबर्ट के अरुणाचल प्रदेश में होने की बात से पूरी एसटीएस एक्टिव हो गई थी और इस तरह से पेमा को रॉबर्ट का पता मिल गया था।
लेकिन इससे पहले पेमा उस तक पहुंचता, रॉबर्ट वहां से राजस्थान के लिए निकल गया था। पेमा भी उसके पीछे पीछे राजस्थान पहुंच गया था, जहां पर उसकी और रॉबर्ट की मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में रानी मारी गई थी। रॉबर्ट जब दोबारा पेमा के हाथ से निकल गया तो राकेश अस्थाना को पेमा के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया था और इसलिए उन्होंने पेमा को इस केस से हटाकर ईगल गैंग के चीफ यानी सुखी के बारे में पता लगाने को कहा था। इंसान गुस्से में आकर गलती कर बैठता है। पेमा ने भी वही गलती की थी। वो आवेश में आकर सीधा ईगल गैंग की इस हवेली में घुस गया था और पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे यहीं कैद करके रखा गया था। भीम सिंह ईगल गैंग की पहले से ही तहकीकात कर रहा था। उसने ईगल गैंग के अंदर अपनी पकड़ भी मजबूत बना ली थी, लेकिन वो राजसमंद के बजाय जयपुर में था। लेकिन जब भीम सिंह को ये इंटेल मिली कि पेमा हवेली के अंदर कैद है, तो वो बहाना बनाकर यहाँ आ गया था और पेमा को ढूंढना शुरू कर दिया था। और आज भीम सिंह पेमा को ढूंढते ढूंढते उस कमरे तक पहुंच गया था। वो पेमा को बाहर निकालने का आइडिया ढूंढ रहा था कि तभी उसे कृतिका और सिद्धार्थ दिखाई पड़ गए थे और फिर भीम सिंह को अपना प्लान बदलना पड़ा था। दरअसल ईगल गैंग में रहते रहते भीम सिंह को यह जानकारी मिल चुकी थी कि सुखी भाई सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल तो कोई और खेल रहा है। इसलिए वो मेन आदमी तक पहुंचने के लिए बिना किसी शोर शराबे के पेमा को वहां से निकालना चाहते थे। लेकिन जब सिद्धार्थ और कृतिका यहाँ फंस गए तो उसे ना चाहते हुए भी एसटीएस के कमांडोज बुलाने पड़े थे। एसटीएस के कमांडोज के आने के बाद वहां पर छुपा भीम सिंह भी बाहर आ गया था और उसने अपनी लाई हुई बुलेट प्रूफ जैकेट और अपनी गन भी ले ली थी। उसके बाद उसने भी ईगल गैंग के आदमियों को शूट करना शुरू कर दिया था। एक तरफ एसटीएस के 11 लोग थे तो दूसरी तरफ ईगल गैंग के करीब 100 लोग। दोनों तरफ से जबरदस्त मुठभेड़ होने लगी थी। लगातार गोलियों के चलने की वजह से राजसमंद का वो इलाका गोलियों की आवाज से गूंज चुका था। सिद्धार्थ अपना हाथ खोलने में कामयाब हो चुका था और वो गुल्लू और कृतिका को लेकर एक कोने में छुप गया था। इसी बीच ईगल गैंग के एक बंदे ने मशीन गन निकाल ली थी और उसने धड़ धड़ फायरिंग चालू कर दी थी, जिसकी वजह से एसटीएस के मेंबर्स को पीछे हटना पड़ा। हवेली के अंदर गोलियां चल रही थी और हवेली से थोड़ी दूर पर मौजूद एक पहाड़ी के ऊपर बैठे अभिमन्यु और गुरबचन फायरिंग की आवाजें सुन रहे थे। ये अंदर इतनी गोलियां क्यों चल रही हैं? कहीं सिद्धार्थ और कृतिका किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? अभिमन्यु ने गुरबचन से पूछा। गुरबचन को सिद्धार्थ के ऊपर भरोसा था। वो जानता था कि सिद्धार्थ ऐसी मुसीबतों से चुटकियों में बाहर आ सकता है। नहीं, इन गोलियों के चलने की वजह कुछ और है। गुरबचन ने अभिमन्यु को जवाब दिया और फिर से हवेली की ओर देखने लगा था। अभिमन्यु को लगा कि शायद गुरबचन उसे टालने की कोशिश कर रहा है और सिद्धार्थ और कृतिका की सुरक्षा को लेकर जरा सा भी चिंतित नहीं है। इसलिए उसने गुरबचन से आगे कुछ नहीं कहा और अकेले ही हवेली की तरफ चल पड़ा था। उसे हवेली की तरफ जाते देखकर गुरबचन ने उसे रोका, लेकिन जब अभिमन्यु नहीं माना तो गुरबचन को भी मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ा था। अब पता नहीं वो लोग सिद्धार्थ की मदद करने जा रहे थे या फिर उसे और मुसीबत में डालने जा रहे थे। इसका खुलासा थोड़ी देर के अंदर होने वाला था। इधर राजसमंद की हवेली में लगातार गोलियां चल रही थी और उधर जयपुर में देवयानी के फिट्स अभी भी कम नहीं हो रहे थे। उसे लगातार झटके खाते देखकर डॉक्टरों की टीम ने नींद के इंजेक्शन का डबल डोज देने का फैसला किया और इस बात को बताने के लिए दानू और उसकी मां के पास आ गए थे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ देवप्रिया को? रेणुका ने सवाल किया। रेणुका और दानू ने देवयानी का नाम देवप्रिया रखा था। इसे लगातार फिट्स आ रहे हैं, मुझे इसे नींद का इंजेक्शन देना होगा, डॉक्टर ने कहा। तो दीजिए, किसी भी तरह इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। रेणुका के कुछ जवाब देने से पहले ही दानू बोल पड़ा और सीधा डॉक्टर के पैरों में गिर गया था। ये क्या कर रहे हो दानू? पहले मेरी बात तो सुनो, डॉक्टर ने दानू को उठाते हुए कहा। क्या हुआ सर? दानू ने सवाल किया। देवप्रिया के फिट्स को रोकने के लिए जो इंजेक्शन देना है उसमें इसकी जान जाने का भी खतरा है, इसलिए आपको पहले लिखकर देना होगा कि अगर उसकी जान गई तो आप हॉस्पिटल के डॉक्टर या मैनेजमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, डॉक्टर ने दानू को जवाब दिया। डॉक्टर्स के इतना कहते ही दानू के चेहरे पर हवाएं उड़ गई थी।
वो कहाँ देवयानी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और कहाँ डॉक्टर ने उसकी जान का ही खतरा बता दिया था। दानू और रेणुका समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो आखिर इस चीज पर रिएक्ट कैसे करें। इधर देवयानी के बारे में जानकर जैसी हालत दानू और उसकी माँ की हो रही थी, ठीक वैसी ही हालत कृतिका को बेहोश देखकर सिद्धार्थ की हो रही थी। एक तो बाहर चल रही गोलियों के चलने से सिद्धार्थ को अपनी और कृतिका की जान का भी खतरा दिखाई दे रहा था। दूसरा, कृतिका की जान उसकी वजह से जोखिम में गई थी, इसलिए सिद्धार्थ और ज्यादा परेशान था। क्या किया जाए गुल्लू यार, इसको तो होश ही नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ ने गुल्लू से पूछा। जादुई बारिश का यूज करो और इसे होश में लेकर आओ। मैं इतनी खूबसूरत लड़की को अपने सामने कुछ नहीं होने दे सकता। गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ का माथा ही खराब हो गया था। एक तो वह जान के लाले पड़ रहे थे, ऊपर से गुल्लू को मजाक सूझ रहा था। लेकिन गुल्लू ने भले ही वो बात मजाक में कही थी, लेकिन सच यही था कि उसके पास कृतिका के ऊपर जादुई बारिश करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने हाथों को नीचे कर लिया था और फिर मेघाय शब्द का उच्चारण करते हुए कृतिका के मुंह के पास जादुई बारिश करनी शुरू कर दी थी। सिद्धार्थ के हाथों से गिरने वाला पानी कृतिका के चेहरे को भिगाते हुए उसके नर्म गुलाबी होठों से होते हुए उसके मुंह के पास से बह जा रहा था। इसके होठों को थोड़ा सा खोलो, गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से कृतिका के होठों को खोल दिया था और फिर उसके मुंह में अपने हाथ का पानी गिराना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे सिद्धार्थ के हाथों का पानी कृतिका के मुंह में जा रहा था, वैसे वैसे कृतिका की चेतना वापस आ रही थी। लेकिन तभी किसी ने पीछे से आकर सिद्धार्थ की कनपटी पर गन रख दी थी। उसकी कनपटी पर बंदूक रखते ही वो बारिश बंद हो गई थी और कृतिका भी उठकर बैठ गई थी। क्या कर रहे थे अभी इस लड़की के साथ? गन रखने वाले आदमी ने सिद्धार्थ से सवाल किया। उसने सिद्धार्थ को कृतिका के चेहरे के ऊपर जादुई बारिश कराते हुए देख लिया था। उसके सामने सिद्धार्थ की पोल खुल चुकी थी। क्या सिद्धार्थ सफल हो पाएगा कृतिका से अपने राज छुपाने में? और क्या दानू करेगा डॉक्टर के दिए हुए पेपर पर साइन? आखिर क्यों लगाया था राकेश ने पेमा को रिया माथुर के पीछे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।